खानज़ादा एक ऐसा शख्स जिस पर माजी के गुनाह और एहसास जुर्म का साया मंडलाता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है और उस खामोश गलियों की तरफ मुड़ जाता है जहाँ उसने आयशा को छोड़ा था। ती हुई आगे बढ़ती है तो गिर्द की एक लहर उसके पीछे उठती है। दिलावर का एसयूवी ज़हन तेज़ी से दौड़ता है। ये वीरान ज़मीन, जहाँ ज़मीन फटी हुई है और दरख्तों के ढांचे खड़े हैं, उसके अंदर के किला को अक्स करती है। वो उस हवेली के करीब गाड़ी रोकता है जहाँ उसने आयशा को कैद किया था। उसके हाथों में कपकपी तारी है। जब वो बाहर निकलता है, हवा में खामोशी घुली हुई है, जैसे सिर्फ हवा के दूर से सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल धड़क रहा है, हर कदम खौफ से लड़खड़ा रहे हैं। वो दरवाजे को देखता है, उस पे लगे हुए ताले की गिर्द जमी हुई है। उस ताले को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाके फ़ौरन उस कमरे की तरफ भागता है जहाँ उसने आयशा को कैद कर रखा था। दरवाजे को जैसे ही खोलता है, सामने का मंजर उससे जमा देता है। आयशा धूल में बेहोश पड़ी है। उसका सलवार कमीज़ फटा हुआ है और कैद की जद्दोजहद की निशानियों से दागदार है। उसकी बादामी आंखें बंद हैं, चेहरा मेल से उजाड़ा नज़र आ रहा है और उसका सीना हल्का सा उठता है। ज़िंदगी का एक कमज़ोर इशारा। दिलावर पर घबराहट तारी हो जाती है। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है। उसके जूतों से मिट्टी के बादल उड़ते हैं। आयशा, वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ मायूसी से भर जाती है। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ लरसते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे जाती है। आयशा का बेजान जिस्म उसके गिरफ्त से फिसलता है। वो एहसास जुर्म का बोझ इसके बाजुओं को शीशे जैसा भारी कर देता है। वो दोबारा कोशिश करता है, उसका सर संभालता है, लेकिन वो बेहसो हरकत पड़ी रहती है। उसकी खामोशी एक गूंजती हुई इल्ज़ाम बन जाती है। यादों का सैलाब उसके आंखों के सामने उमड़ आता है। वो रात जब उसे गुस्से के आलम में यहाँ घसीट कर लाया था, उसके अमाल की संग दिली और वो झूठ जो उसने अपने आप को बचाने के लिए कहे थे, वो सब एक पल को सामने आ जाते हैं। ये वीरान ज़मीन जो कभी उसके कंट्रोल की अलामत थी, अब उसकी रूह का कैद खाना महसूस होती है। हवा तेज़ी से चलती है और वो आयशा को अपनी गोद में उठाए बाहर की तरफ आता है। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा बमुश्किल खोलता है। उसमें आयशा को बिठाकर एक नज़र उसकी तरफ देखता है। वो भी बेहोश बेसुध से पड़ी है। वो फ़ौरन से अपने आगे की सीट संभालता है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी एसयूवी को स्टार्ट कर कर फ़ौरन मेंशन की तरफ जाने लगता है। पीछे सरसरी सी सनसनाहट सी आवाज़ें आने लगती हैं। वीराना पीछे छूट जाता है और वो चमचमाती हुई मेंशन की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ उसकी कज़न की शादी की तैयारियां अब भी शोर-गुल से मची हुई हैं। वो आयशा को हरकत देता है, उसके हाथ को हिलाता है, मगर आयशा तो बिल्कुल बेहोशी के आलम में पड़ी रही है। वो फ़ौरन से अपना ड्राइवर को बुलाता है और उससे कहता है कि डॉक्टर को कॉल करो और उसे फ़ौरन अंदर मेरे रूम की तरफ भेजो। वो आयशा को उठाता हुआ पिछले गेट से अंदर दाखिल होता है और अपने कमरे की तरफ उसे ले जाता है। वो उसे बेड पर लिटाए काफ़ी देर उसके पास बैठा रहता है। वो अपनी पिछली की गई सारी गलतियों पर मलामत करना चाहता है, मगर किससे? वो तो बेहोश पड़ी है, ना उसे सुन सकती है और ना ही उसकी की गई मलामतों को देख सकती है। वो खुद को कोसता रहता है और सोचता है कि शायद मैंने जज्बाती में आकर कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे 2 दिन कैद खाने में छोड़कर भूल कैसे गया? मुझे याद कैसे नहीं रहा कि आयशा को मैं वहाँ छोड़ आया हूँ, जबकि वहाँ जाने की इजाज़त और किसी को नहीं है। कोई उसे कैसे देख सकता है? किसी को क्या खबर है कि कोई वहाँ पर पड़ा है? उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, मगर अब क्या ही हो सकता है। वो डॉक्टर का इंतज़ार करता है, जबकि आयशा की माँ मेंशन के एक किचन के किनारे बैठी होती है, अभी भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है।
اسے بالکل بھی خبر نہیں ہے کہ دلاور خانزادہ اسے اپنے روم کی طرف لے گیا ہے۔ وہ نوکروں سے بار بار پوچھتی ہے کہ میری بیٹی عائشہ کہیں انہیں دکھائی دی ہے، یا وہ اسے لے کر آیا ہے تو کیوں لے کر آیا ہے؟ کیا ان کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ کسی کو میری بیٹی عائشہ کے بارے میں کچھ خبر ملی ہے؟ وہ یہ سب انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر صاحب کمرے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ عائشہ کو دیکھتے ہیں، اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور کچھ دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں، جبکہ اسے دلاور کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھے تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ وہ ابھی فی الحال بے ہوش ہے، ہوش میں آتے ہی اسے کچھ کھانا پینے کو کھلائیں اور کچھ ایسا کھلائیں جو اس کو کمزوری سے نکال سکے۔ دلاور خانزادہ خاموشی سے یہ ساری چیزیں سن رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو اجازت دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے عائشہ کی ماں کی باتیں کہیں یاد آتی ہیں۔ وہ فوراً سے نوکر کو کہتا ہے کہ عائشہ کی ماں کہاں ہے، اسے یہاں پہ لے آؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کی ماں کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور اب وہ اسے گھر لے جا سکتی ہے، وہ دلاور سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیٹی کو ڈھونڈ کے دیا ہے۔ وہ عائشہ کو دیکھتی ہے، عائشہ ابھی بھی بے ہوش پڑی ہے۔ دلاور سے کہتا ہے کہ عائشہ جیسے ہی ہوش میں آئے گی میں اسے خود گھر میں چھوڑ کے جاؤں گا، جبکہ اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کے ہاتھوں کو تھپتھپا رہی ہے۔ عائشہ تھوڑی ہی دیر بعد ہوش میں آتی ہے۔ اپنے آپ کو اس عالیشان کمرے میں دیکھ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں پاتی، پھر برابر میں بیٹھی اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ عائشہ بیٹی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، ہم دوائی لے کر گھر جا رہے ہیں۔ جبکہ عائشہ دروازے پہ کھڑے دلاور کی طرف نظر گھماتی ہے۔ دلاور بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلاور اسے دیکھتے ہی دروازے سے باہر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے دل کو تسکین مل جاتی ہے کہ اب عائشہ بالکل ٹھیک ہے۔ عائشہ کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، میں اس قید خانے سے نکل کر یہاں پر کیسے آ گئی، اور پھر میری ماں وہ یہاں پر کیسے آئی ہیں۔ اس کے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا ہوتا، جبکہ تھوڑی دیر میں ہی نوکرانی کچھ کھانے پینے کا سامان اور دوائیاں لے کر عائشہ کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اسے کون سی دوائی کب لینی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عائشہ یہ ساری چیزیں کھاتی، دوائیاں لیتی، اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر دیکھتی ہے، سب کچھ سوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ آخرکار اس قید خانے سے کیسے باہر آئی ہے اور کون اسے وہاں سے لے کر آیا ہے۔ پھر دلاور کا دماغ میں خیال آتا ہے کہ کہیں دلاور ہی تو اسے اس قید خانے سے باہر نہیں لایا، جبکہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے اور کوئی بھی چیز سامنے ظاہر نہ ہو، اس کے کیے گئے کرتوت کسی کے سامنے نہ آئے۔ وہ دلاور کو دل ہی دل میں کوستی ہے، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ امی کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور دیکھیں اب میں دوائی لے کر بالکل صحیح ہو جاؤں گی۔ جبکہ اس کی ماں بھی اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹی، تم میرے پاس آ گئی ہو، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ کچھ دنوں میں ہی بالکل صحت یاب ہو جاتی ہے اور اب وہ بالکل حشاش بشاش ہے۔ وہ اپنی جھوپڑی سے باہر نکل کر بیٹھی ہوتی ہے اندھیرے میں لالٹین جلا کر کہ اسے آس پاس کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دیکھا، آ گئی ہے اب بیٹی۔ اب اس کی ماں اسے گھر میں ہی رکھتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی اتنے دنوں، جو اس کی کوئی خبر کسی کو نہ ملی، اور اب دیکھو اچانک سے گھر آ گئی ہے۔ عائشہ یہ بات سنتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ پیچھے کھڑی دروازے پہ اس کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے اندر آنے کا حکم دیتی ہے۔ عائشہ فوراً اپنی ماں کے کہنے پر اندر آ جاتی ہے۔ پھر عائشہ کی ماں اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ تو بس کہیں نہ کہیں سے باتیں سن کر باتیں بنا رہے ہیں، تم ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ عائشہ سرہانے میں سر ہلاتی ہے
मगर उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। वो दिलावर को मिलकर ये पूछना चाहती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। और आज जब वो यहाँ पर मौजूद है अपने घर में, मगर फिर भी उसे ये सुकून नहीं है। लोग उसे देखते हैं और अजीब सी निगाहों के साथ देखते रहते हैं और गलत गलत बयानी करके उसके ख़िलाफ़ बातें बनाते हैं। जबकि उस रात आयशा की माँ उससे कुछ बातें करती है, उसे कुछ समझाती है और कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और सिवाय इस वाक़ये के बाद अब मैं तुम्हें और कहीं दूर नौकरी करने के लिए नहीं भेज सकती। मैं जानती हूँ कि हवेली ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं कुछ गुज़र बसर करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह हवेली दोबारा लौट जाओ और काम करो। जबकि मैं वहाँ पर एक नौकरानी से मिलकर आई हूँ और वो कह रही हैं कि अगर आपके पास कुछ काम हो तो आप मुझे दे दें। वो भी मुझे कह रही थी कि हाँ, अगर आयशा अब ठीक हो गई है या सेहतयाब हो चुकी है तो आप उसे दोबारा भेज दें, हम उसे रख लेंगे। मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम वहाँ दोबारा चली जाओ तो हम फिर से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जबकि आयशा के दिमाग में वो सारी बातें दोबारा से उमड़ आती हैं। वो यही सोचती है कि अगर दोबारा हवेली जाएगी तो दिलावर से कैसे सामना करेगी, उससे कैसे नज़रें मिलाएगी और कैसे उससे छुप कर वहाँ काम कर सकती है। जबकि दिलावर अभी फ़िलहाल तो वो उसी घर में है और न जाने उसे देख कर वो अब और कितने महीने वहीं रहने वाला है। वो दिल ही दिल में ये सारी चीज़ें सोच रही होती है कि अपनी माँ का चेहरा सामने देखकर वो उसे हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि ठीक है अम्मी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। कल सुबह मैं हवेली चली जाऊँगी और उनसे पूछूँगी कि यहाँ पे मेरे नज़दीक और क्या काम है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब चीज़ें देख लूँगी। आज रात उसे बमुश्किल ही नींद आती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कल वो जाएगी तो कैसे वहाँ पर सबका सामना करेगी। देखते ही देखते सुबह का सूरज तुलू हो जाता है और आयशा अपना सामान लेके हवेली की तरफ बढ़ जाती है।